प्रतिस्पर्धा विधेयक 2023 संसद से पारित। राज्यसभा ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को 3 अप्रैल 2023 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ संरेखित करने के लिए 2 दशक पुराने एंटी ट्रस्ट कानून को आधुनिक बनाना है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को संशोधित करना है, जो प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को अधिकृत करता है। विधेयक को अगस्त 2022 में संसद में पेश किया गया था और इसे समीक्षा के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने दिसंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और फरवरी 2023 में कुछ संशोधनों के साथ विधेयक को फिर से पेश किया गया। लोकसभा ने 29 मार्च 2023 को इस विधेयक को पारित किया गया, वहीं राज्यसभा ने इसे 3 अप्रैल को पारित किया। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख बिंदु। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में कई बदलावों का प्रस्ताव करता है, जो भारत में अविश्वास और प्रतिस्पर्धा कानून को नियंत्रित करता है। प्रस्तावित परिवर्तन में संयोजनों के मूल्यांकन की समय सीमा को कम करना, प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों के दायरे को व्यापक बनाना और दंड में बदलाव करना शामिल है। नए बिल के तहत भारत में संचालित किसी कंपनी के 2000 करोड़ रुपए से अधिक के अधिग्रहण और विलय से जुड़े सभी सौदे मूल्यों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की मंजूरी आवश्यक होगी। बिल संयोजनों के मूल्यांकन के लिए समग्र समय सीमा को भी 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर दिया गया है। अन्य परिवर्तनों में हब एंड स्पोक कार्टेल, विक्रेताओं और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को शामिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों के दायरे को व्यापक बनाना और CCI द्वारा उपयोग किए जाने वाले कारकों को संशोधित करना शामिल है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी समझौते का प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं। इसके अलावा दंड आय वैश्विक कारोबार पर आधारित होगा और उल्लंघनों के लिए दायित्व कंपनी और प्रभारी लोगों दोनों पर लागू होगा। यह बिल एक नया निपटान ढांचा भी पेश करता है, जो संस्थाओं को कथित उल्लंघनों के लिए निपटान का प्रस्ताव करने की अनुमति देता है। नए संशोधन के अनुसार CCI के कामकाज में अधिक ऑपरेशनल और प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए आयोग स्वयं से महानिदेशक DG की नियुक्ति कर सकेगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को पहला फर्नारियम मिला। केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को, जो नीलगिरी तहर का घर है, को पहला फर्नारियम हाल ही में मिला है, जो हिल स्टेशन में अपनी तरह का पहला है। फर्नारियम फर्न का एक संग्रह है जिसे पार्क के अंदर लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार फर्न की 52 किस्में पहले ही लगाई जा चुकी हैं और पार्क में पाए जाने वाले फर्न की सभी 104 किस्मों को कवर करने की योजना है। फर्नारियम आर्किडेरियम के पास स्थित है और इसे 20 अप्रैल 2023 को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में यह पार्क की जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा और पार्क के संरक्षण में मदद करेगा। फर्न स्वस्थ वनों के पारिस्थितिकी संकेतक हैं। वे पौधों के एपीफाइटिक परिवार का हिस्सा हैं जो अन्य पौधों पर उगते हैं। वे पेड़ों से लीचिंग के जरिए पोषक तत्व और पानी प्राप्त करते हैं। पार्क के अंदर पेड़ों पर बड़ी संख्या में फर्न पाए जा सकते हैं, जो एक स्वस्थ जंगल का संकेत हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम नेशनल पार्क (ENP) भारत के केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में स्थापित यह राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। केरल वन और वन जीव विभाग, मुन्नार वन जीव प्रभाग द्वारा प्रशासित ENP अपनी समृद्ध और जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यह विभिन्न स्थानिक प्रजातियों का घर है। अमेरिकी वित्तीय सूची की 100 प्रभावशाली महिलाओं में 5 भारतवंशी शामिल।
अमेरिका में भारतीय मूल की 5 महिला कार्यकारी अधिकारियों ने वित्तीय सेवा उद्योग में प्रमुख स्थान पाने और इसके भविष्य को आकार देने में मदद के लिए बैरन की प्रतिष्ठित अमेरिकी वित्तीय सूची में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में जगह बनाई है। अप्रैल 2023 में जारी बैरन की चौथी वार्षिक सूची में जेपी मॉर्गन की अनु अयंगर, एरियल इन्वेस्टमेंट्स की रूपल जे भंसाली, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप की मीना लकड़ावाला, फ्लिन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की सोनल देसाई और बोफा सिक्योरिटीज़ की सविता सुब्रमण्यम शामिल हैं। बैरन वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहायक प्रकाशन है जो डाउ जोन्स एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पत्रिका ने सूची में शामिल सभी महिला अधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। भारतवंशी अयंगकर जेपी मॉर्गन में विलय व अधिग्रहण की वैश्विक प्रमुख हैं के चुनौतीपूर्ण बाजारों में नेविगेट करते समय वह ग्राहकों को विशेषज्ञता और स्थिरता के बराबर उपाय प्रदान करती हैं। एरियल इन्वेस्टमेंट्स की वैश्विक इक्विटी रणनीति की मुख्य निवेश अधिकारी और पोर्टफोलियो प्रबंधक 55 वर्षीय रूपल भंसाली बाजार की वर्तमान स्थिति को ऐसे समय के रूप में देखती हैं जब निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को फिर से स्थापित करना चाहिए। वह मानती हैं कि उनका जन्म पैसे का प्रबंधन करने के लिए हुआ है। 58 वर्षीय सोनल देसाई 137 अरब डॉलर की संपत्ति की देखरेख करती हैं। विदेश व्यापार नीति 2023-24 भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को अपनी नई विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP की घोषणा की है, जिसने 1 अप्रैल 2023 से 2015 में शुरू की गई पिछली नीति की जगह ले ली है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई बाजार नीति को जारी करते हुए कहा है कि सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात सहित भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर इस वर्ष 760 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। विदेश व्यापार नीति शेष विश्व के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए रणनीतियों, नियमों और दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। इस नीति के तहत सरकार को विदेशी व्यापार का समर्थन करने और भुगतान के अनुकूल संतुलन को बनाए रखने के लिए विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत व्यापार नीतियों को बनाने, लागू करने और निगरानी करने की आवश्यकता है। नई विदेश व्यापार नीति 2030 तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें व्यापारिक और सेवा क्षेत्रों से समान योगदान है। नई नीति का उद्देश्य निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना, लेन देन की लागत को कम करना और व्यापार संचालन को आसान बनाने के लिए ई-पहल शुरू करना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य अतिरिक्त निर्यात हब विकसित करना और निर्यात को राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग बढ़ाना है। नई विदेश व्यापार नीति 4 प्रमुख स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहले इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन आधारित प्रणाली को छूट और पात्रता आधारित व्यवस्थाओं से बदलना है। दूसरे, इसके उद्देश्य निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशनों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। तीसरा, इसका उद्देश्य लेन देन की लागत को कम करना और व्यापार संचालन में सरलता के लिए ई-पहल शुरू करना। अंत में इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त निर्यात हब विकसित करना है। नई नीति विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी SCOMET स्कोमेट श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने का भी प्रयास करती है। यहाँ स्कोमेट स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, दोहरे उपयोग, सिविलियन व मिलिट्री वाली वस्तुएं हैं। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किए गए नए भुगतान निपटान ढांचे की सहायता से सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने की बात नई नीति में कही गई। व्यापार नीति के प्रमुख बिंदु मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद परिधान के लिए, मिर्ज़ापुर हाथों से बने कारपेट के लिए, मुरादाबाद कारपेट के लिए, वाराणसी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट,
इन 4 नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस TEE के रूप में नामित किया गया है। इन शहरों के पास MAI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ MAI योजना के तहत निर्यात प्रोत्साहन निधि तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंच होगी और ये सभी शहर निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु EPCG योजना के तहत निर्यात की पूर्ति के लिए सामान्य सेवा प्रदाता CSP लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निर्यात प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्म अब क्षमता निर्माण की पहलों में भागीदार होगी। ईच वन टीच वन पहल के तहत 2 स्टार और उससे ऊपर के धारकों की रुचि रखने वाले व्यक्तियों को मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे भारत को 2030 से पहले $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में एक सक्षम व कुशल जनशक्ति का बड़ा पुल बनाने में मदद मिलेगी। FTP का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करना एवं जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने और ज़मीनी व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए जिलों को निर्यात हब DEH के रूप में आगे ले जाना है। ई-कॉमर्स के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक ऑफलाइन व्यापार नीति से अलग नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2030 तक देश के ई-कॉमर्स निर्यात की क्षमता $200 से $300 बिलियन तक की सीमा तक पहुंच जाएगी। FTP 2023 ई-कॉमर्स हब और संबंधित तत्वों जैसे भुगतान के समाधान, बुक कीपिंग, रिटर्न पॉलिसी और निर्यात पात्रता के रोड मैप की रूपरेखा तैयार करता है। 7 राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च 2023 को देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी की घोषणा की। ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, जो वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे। इन पार्कों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मध्य प्रदेश के धार, महाराष्ट्र के अमरावती, तेलंगाना के वारंगल, तमिलनाडु के विरुधुनगर, कर्नाटक के कलबुर्गी और गुजरात के नवसारी में भी स्थापित किया जाएगा। इनकी स्थापना का कार्य 2027-28 तक पूरा किया जाना है। PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विज़न के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना में लगभग 70,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है और 20 लाख रोजगार सृजन की भी परिकल्पना की गई है। इन पार्कों में एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही यहाँ का विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक तकनीकी को आकर्षित करेगा। इस क्षेत्र में FDI और स्थानीय निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं, हर पार्क में एक ही जगह पर एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला उद्योग लगने से लॉजिस्टिक की लागत भी घटेगी। PM मित्र पार्क की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य संयुक्त उद्यम मोड में स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV बनाएंगे। भारत को पीछे छोड़ UK दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 22 फरवरी 2023 को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन भारत को पीछे छोड़कर $3.11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। 29 मई 2022 के बाद पहली बार ब्रिटेन ने इस मामले में भारत से आगे निकलने में सफलता पाई है। वर्ष 2022 में भारत फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना था। UK का बाजार पूंजीकरण भारत से $5.1 बिलियन अधिक था। हाल ही में हिडेनबर्ग शोध संस्थान के अडानी समूह पर धोखाधड़ी के आरोपों के बाद भारत के शेयर बाजार के पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई है। शीर्ष 3 बाजार पूंजीकरण वाले शेयर बाजार यूनाइटेड स्टेट, चीन और उसके बाद जापान तीसरे स्थान पर।
स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का HUID अनिवार्य। स्वर्ण आभूषणों एवं कलाकृतियों की बिक्री में क्रेताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए वैसे सभी उत्पादों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्वर्ण आभूषणों एवं शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID, जिसका आदेश 3 मार्च 2023 को जारी किया गया था, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS HUID जारी किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ही HUID जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य आभूषणों की गुणवत्ता का परीक्षण करना होता है। इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी, सन 2000 से की गई थी। 1 अप्रैल 2023 से पूर्व 4 डिजिट वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी, जिसे अब 1 अप्रैल 2023 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य रेलवे के समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण। मध्य रेलवे ने समूचे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य रेलवे की टीम की सराहना की। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, उत्कृष्ट उपलब्धि, पूरी टीम को बधाई। मध्य रेलवे के अनुसार अपने सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो लगभग 3825 किलोमीटर है। सोलापुर डिवीज़न पर मध्य रेलवे के अंतिम गैर विद्युतीकरण खंड औसा रोड लातूर रोड को भी इस साल 23 फरवरी 2023 को विद्युतीकृत कर दिया गया। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश लालवानी ने कहा कि 100% विद्युतीकरण से ईंधन के खर्चे में भी काफ़ी कमी आएगी। मध्य रेलवे अब सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर पूरी तरह से विद्युतीकृत है। इससे हर साल 5.204 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिली है और वार्षिक 1670 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। बिजली से ट्रेन चलने के कारण कार्बन फुटप्रिंट व पर्यावरण प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को हार्बर लाइन पर तत्कालीन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल्स, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और कुर्ला के बीच चली थी। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 का विमोचन। केंद्रीय मंत्री FAHD श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 15 मार्च 2023 को विभाग के वार्षिक प्रकाशन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 का अनावरण किया, जिसमें सचिव AHD और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन दोनों विभाग के राज्य मंत्री उपस्थित थे। यह प्रकाशन पशुधन आबादी, पशुधन उत्पादन और पशु रोगों, बुनियादी ढांचे आदि जैसी अन्य जानकारी पर महत्वपूर्ण पशुधन आंकड़ों के संदर्भ में संक्षेप में पशुपालन क्षेत्र का एक सिंहावलोकन देता है। यह 4 प्रमुख पशुधन उत्पादों MLP के उत्पादन अनुमानों पर डेटा का प्राथमिक स्रोत है, जैसे वर्ष 2021-22 के लिए दूध, अंडा, मांस और ऊन और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण ISS के अन्य तकनीकी पहलू। उत्पादन अनुमानों के अलावा इसमें नवीनतम 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन आबादी, पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात और निर्यात डेटा, पशुधन रोग की घटनाओं, बुनियादी ढांचे और पशुधन क्षेत्र के आर्थिक योगदान जैसी माध्यमिक जानकारी का डेटा भी शामिल है। इस प्रकाशन में निहित जानकारी योजना और नीति निर्माण के उद्देश्यों के साथ साथ दुनिया भर के अनुसंधान और शिक्षाविदों एवं सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होगी। पशुपालन सांख्यिकी 2022 के मुख्य बिंदु। 2021-22 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 221.06 मिलियन टन है। वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में 5.29% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में शीर्ष 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य हैं: राजस्थान 15.05%,
फिर उत्तर प्रदेश है 14.93%, फिर है मध्य प्रदेश 8.06%, फिर है गुजरात 7.56% और फिर कर्नाटक 6.38%। देश में कुल मांस उत्पादन वर्ष 2021-22 के लिए 5.62 की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 9.29 मिलियन टन रहा है। कुल 5 प्रमुख मांस उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र 12.25%, फिर उत्तर प्रदेश 12.14%, फिर पश्चिम बंगाल 11.63%, फिर आंध्र प्रदेश 11.04%, फिर तेलंगाना 10.82% है। देश में 21-22 के दौरान कुल ऊन उत्पादन 33.13 हजार टन है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.30 की गिरावट आई है। शीर्ष 5 प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है सबसे पहला 45.91%, फिर जम्मू और कश्मीर 23.19%, फिर गुजरात 6.12%, फिर महाराष्ट्र 4.78% और हिमाचल प्रदेश 4.33% है। 2021-22 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम प्रतिदिन अधिक है। 2021-22 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95 नग पर वार्षिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 नग पर वार्षिक अधिक है। मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2021-22 के दौरान 6.82 किलोग्राम पर वार्षिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.30 किलोग्राम प्रति वार्षिक अधिक है। 2014-15 और 2020-21 के दौरान क्षेत्र का मूल्यवर्धन 7.93% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर पशुधन का हिस्सा और कुल जीवीए क्रमशः 30.13% और 4.9% था। इरेडा को आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 13 मार्च 2023 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी आईआरईएडी इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा प्रदान किया। इसे पहले निवेश और क्रेडिट कंपनी आईसीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा मिलने के बाद इरेडा अक्षय ऊर्जा फंडिंग में अधिक जोखिम लेने में सक्षम होगा। आईएफसी का दर्जा कंपनी को फंड जुटाने के लिए व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने में मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप फंड जुटाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरें होंगी। इरेडा को आईएफसी के रूप में मान्यता मिलने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगा। आईएफसी का दर्जा इरेडा के 36 वर्षों के बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण और खास तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्रित विकास को मान्यता है। आईएफसी दर्जे के साथ इरेडा सरकार के प्रति 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की 500 गीगावाट स्थापित क्षमता के भारत के लक्ष्य में योगदान देता रहेगा। इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, आईएफसी का दर्जा इरेडा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आरआई वित्त पोषण के लिए अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सक्षम करेगा। इरेडा आरआई क्षेत्र के विकास के लिए एक मात्र भूमिका निभाना जारी रखेगा। इरेडा 1987 से ऊर्जा हमेशा के लिए आदर्श वाक्य के साथ ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रचार, विकास और फंडिंग कर रहा है। एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला गेल बना पहला पीएसयू। गेल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू बन गया है। एपीए योजना 2022 में भारत में व्यापार करने को बेहतर बनाने और गैर प्रतिकूल कर प्रणाली को बढ़ावा देने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता एपीए प्रोग्राम कनाडा, अमेरिका, जापान, यूके जैसे कई देशों में चल रहा है। एपीए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के हस्तांतरण मूल्य के संबंध में
निश्चितता प्रदान करना है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 16 मार्च 2023 तक केंद्र का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह रिफंड जारी करने के बाद 15.3% बढ़कर 15.71 लाख करोड़ रुपए रहा। अग्रिम कर संग्रह में तेजी से प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में तीव्र वृद्धि हुई है। यह पूरे वित्त वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए का 85.2% और बजट अनुमान 14.2 लाख करोड़ रुपए से करीब 10% अधिक है। 16 मार्च तक कॉरपोरेट आयकर संग्रह में 8.11 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर मद में 7.32 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसमें इस अवधि के दौरान प्राप्त 7.40 लाख करोड़ रुपए का अग्रिम कर संग्रह भी शामिल है। इस दौरान प्रतिभूति लेन देन कर संग्रह 24,093 करोड़ रुपए रहा, जबकि संशोधित लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपए है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम चालू वित्त वर्ष की चौथी और अंतिम तिमाही में प्राप्त कुल अग्रिम कर की गणना कर रहे हैं। 16 मार्च तक के आंकड़े में देय अग्रिम कर का 60% हिस्सा शामिल है। सरकार की राजस्व प्राप्ति। कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.69 लाख करोड़ रुपए रहा। शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां 15.71 लाख करोड़ रुपए रहीं। इसमें कॉरपोरेट कर 8.11 लाख करोड़ रुपए और व्यक्तिगत आयकर 7.32 लाख करोड़ रुपए हैं। चालू वित्त वर्ष में अभी तक 2.97 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। स्रोत CBDT सूत्र नोट। आंकड़े 1 अप्रैल 2022 से 15 मार्च 2023 तक के हैं। बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण 12 मार्च 2023 को किया। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करना है। MD-15 यहाँ पे 15% मिथेनॉल के साथ डीजल बसों का पायलट परीक्षण बेंगलुरु के विधान सौंधा में किया गया था। M100 यानी कि 100% मेथेनॉल के प्रोटोटाइप को नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और अशोक लीलैंड मिलकर इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं। चीन, इटली, स्वीडन, इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य यूरोपीय देशों द्वारा मेथनॉल अर्थव्यवस्था की अवधारणा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट में BMTC 80 बसें लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो मेथनॉल ईंधन पर चलेगी और 20 अशोक लीलैंड बसें भी शुरुआती चरणों में पेश की जाएंगी। परियोजना के हिस्से के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3 महीने के लिए मुफ्त डीजल और मिथेनॉल प्रदान करेगा। मिथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है या संशोधित इंजन वाले वाहनों में एक स्टैंड अलोन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका उच्च ऑक्टेन रेटिंग है, जिसका अर्थ है कि यह इंजन के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और हानिकारक उत्सर्जन को कम कर सकता है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन। 18 मार्च 2023 को भारत व बांग्लादेश के बीच एक सीमा पर ऊर्जा पाइपलाइन क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल तरीके से किया। दोनों देशों के बीच इस पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया। 131.5 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन के द्वारा असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड NRL के पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPC के परबतीपुर जीपो तक डीजल पहुंचाया जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी 2015 से ही बांग्लादेश को पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कर रही है। इस पाइपलाइन के द्वारा परिवहन लागत में कमी लाते हुए पर्यावरण मित्र तरीके से 100 लाख टन
हाई स्पीड डीजल की वार्षिक आपूर्ति बांग्लादेश को की जा सकेगी। इससे दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में मजबूती आएगी। इस पाइपलाइन का शिलान्यास दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में किया था। इस पाइपलाइन के निर्माण की कुल लागत रुपये 377.08 करोड़ है, जिसमें से भारत के हिस्से वाले भाग के लिए NRL का निवेश रुपये 91.84 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश के हिस्से के लिए रुपये 285.24 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। केंद्रीय बजट 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। मोदी सरकार का यह 11वां बजट एक अंतरिम बजट सहित उसके दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट था। अमृतकाल के इस पहले ही बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को राहत देने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है। इसके लिए आधारिक संरचना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर गति प्रदान करने के लिए भारी वित्तीय प्रावधान करने के बावजूद राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण का प्रयास इसमें किया गया है। पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट पर निर्भरता इस बजट में कम रखी गई है। पिछले वर्ष इस मद में रुपये 65,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसे घटाकर इस वर्ष रुपये 50,000 यानी 50,000 करोड़ ही किया गया है। अपने बजट भाषण के प्रारंभ में ही सरकार की हाल के वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। देश के प्रति व्यक्ति आय लगभग 9 वर्षों में 2 गुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में बढ़कर विगत 9 वर्षों में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया है। 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते, PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को रुपये 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण। बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि इस बजट में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जो एक दूसरे की पूरक होने के साथ साथ अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करती हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, सातवां है वित्तीय क्षेत्र। इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही अमृतकाल का यह पहला बजट वित्त मंत्री ने तैयार किया है। बजट में सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय का समायोजन। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार का कुल व्यय रुपये 39,44,909 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था। वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से काफ़ी अधिक रहा। संशोधित आकलन में 2022 से 23 में सरकार का कुल खर्च रुपये 41,87,232 करोड़ अनुमानित है। 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक रुपये 45,03,097 करोड़ बजट में प्रस्तावित है। केंद्र सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट 2022-23 के दौरान हुए कुल व्यय से रुपये 3,15,865 करोड़ अधिक होगा। 2023-24 के लिए प्रस्तावित रुपये 45,03,097 करोड़ के कुल व्यय में
रुपये 35,02,136 करोड़ राजस्व खाते में व रुपये 10,09,61 करोड़ पूंजी खाते में व्यय होंगे। संशोधित आकलन में 2022-23 में पूंजी खाते में सरकार का कुल व्यय रुपये 7,28,274 करोड़ अनुमानित किया गया है। इस प्रकार 2023-24 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 37.4% वृद्धि प्रस्तावित है। 2023-24 में सरकार के कुल रुपये 45,03,097 करोड़ के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति रुपये 26,32,281 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों से तथा शेष रुपये 18,70,816 करोड़ की आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात बजट प्रस्तावों में कही गई है। रुपये 26,32,281 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में रुपये 23,30,631 करोड़ कर राजस्व केंद्र की निवल प्राप्तियां से तथा शेष रुपये 3,01,650 करोड़ कर भिन्न राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू से जुटाने का लक्ष्य है। रुपये 18,70,816 करोड़ की प्रस्तावित पूंजी प्राप्तियों में रुपये 23,000 करोड़ ऋणों की वसूली रिकवरी ऑफ लोन्स से व रुपये 17,86,816 करोड़ उधारियों से प्राप्त किए जाएंगे। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट्स द्वारा 51,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य बजट में निर्धारित किया गया है, जबकि रुपये 10,000 करोड़ सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण से प्राप्त करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विनिवेश से रुपये 65,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु संशोधित अनुमानों में यह प्राप्तियां रुपये 50,000 करोड़ ही अनुमानित है। प्राप्तियों एवं व्ययों के इन अनुमानों से 2023-24 में राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट रुपये 8,69,855 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.9% होगा। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.7% ही रहेगा। 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 3.8% रहने का बजट अनुमान था। इसका संशोधित अनुमान जीडीपी के 4.1% का है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट रुपये 17,86,816 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.9% होगा। कोविड-19 महामारी में सरकार के भारी खर्चों के कारण 2020-21 के बाद 2021-22 व 2022-23 में भी राजकोषीय घाटा उच्च स्तर पर रहा है। 2020-21 में तो यह जीडीपी का 9.2% अब तक के सर्वोच्च स्तर तथा 2021-22 में जीडीपी का 6.7% पर रहा है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% तक रखने का लक्ष्य पिछले वर्ष के बजट में निर्धारित किया गया था। संशोधित आकलन में यह इतना ही अनुमानित है। लक्षित राजकोषीय घाटा में 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2023-24 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% अनुमानित किया गया है। पिछले वर्ष 2022-23 में यह जीडीपी का 2.8% अनुमानित था, जो संशोधित आकलन में 3% रहा। ब्याज अदायगी सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद होती है। ब्याज अदायगी के लिए रुपये 10,79,971 करोड़ का प्रावधान 2023-24 के बजट में किया गया है। पूर्व वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज अदायगी के लिए रुपये 9,40,651 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस मद पर अदायगी का अनुमान भी उतना ही है। रक्षा क्षेत्र 2023-24 में रक्षा हेतु कुल आवंटन रुपये 5.94 लाख करोड़ का है। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष के आवंटन से
13% अधिक 13% अधिक है और कुल बजट का 13.18% है। यह पूर्व वर्ष 2022-23 में रुपये 5.25 करोड़ का था। रुपये 5.94 लाख करोड़ के कुल आवंटन में रुपये 4,22,162 लाख करोड़ राजस्व व्यय हेतु है। पेंशन के भुगतान हेतु रुपये 1.38 लाख करोड़ इसमें शामिल हैं। पूंजीगत व्यय का उपयोग हथियारों, वायुयानों व अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद व पहले की ऐसी खरीदों के भुगतान के लिए किया जाएगा। सब्सिडी के लिए किए जाने वाले खर्च में कटौती इस वर्ष के बजट में की गई है। प्रमुख सब्सिडी के लिए 2023-24 के बजट में रुपये 3,74,707 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें रुपये 1,97,350 खाद्य सब्सिडी के लिए, रुपये 1,75,100 करोड़ उर्वरक सब्सिडी के लिए तथा रुपये 2,257 करोड़ पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए है। यह प्रावधान प्रमुख सब्सिडी के लिए है। यह प्रावधान 3 प्रमुख सब्सिडी के लिए है। 15 अन्य विभिन्न योजनाओं पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर सभी सब्सिडी योजनाओं के लिए बजट में 4,03,084 करोड़ रुपए का आवंटन है। पिछले वर्ष 2022-23 के बजट में सब्सिडी के लिए रुपये 3,17,866 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि इस मद पर व्यय का संशोधित अनुमान रुपये 5,85,521 करोड़ का है। कर प्रत्यक्ष कर मध्यम वर्ग के लाभ के लिए आय कर ढांचे में व्यापक परिवर्तन बजट में किए गए हैं। 2020-21 में शुरू की गई आय कर प्रणाली को बढ़ावा देते हुए इसमें आय कर में छूट के लिए आय की सीमा को रुपये 5 लाख से रुपये 7 लाख किया गया है तथा कर स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया गया है। पुरानी कर प्रणाली जो किराया भत्ते तथा निवेश एवं बचतों पर कर छूटें उपलब्ध कराती है में आय कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बजट में रुपया आता है और बजट में रुपया जाता है, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। आइए इसे एक बार देख लेते हैं। उधार और अन्य देयताएं, तो रुपया कैसे आता है और फिर कैसे जाता है। तो रुपया कैसे आता है, उधार और अन्य देयताएं, मान लीजिए ये 1 रुपये है तो उसमें से पैसे में कन्वर्ट किया गया है। उधार और अन्य देयताएं में 34 पैसे आते हैं। जीएसटी और अन्य कर से 17 पैसे आते हैं। आयकर से 15 पैसे, निगम कर से 15 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 6 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसे। बजट में रुपया जाता है। अब 1 रुपये के हिसाब से यहाँ डिवाइड किया गया है कि कैसे जाता है। ब्याज अदायगी में 20 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9 पैसे, रक्षा 8 पैसे, आर्थिक सहायता 7 पैसे, पेंशन 4 पैसे, अन्य व्यय 8 पैसे। नई कर प्रणाली के अंतर्गत रुपये 7 लाख तक की आय कर मुक्त है। 7 लाख तक की आय कर मुक्त है, किंतु 7 लाख से 1 रुपया भी अधिक आय होने पर कर योग्य आय की गणना रुपये 3 लाख से ऊपर की आय पर की जाएगी। नई कर प्रणाली के तहत आय कर की दरों की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी। वार्षिक आय 3 लाख से कम 0, 3 लाख से अधिक किंतु 6 लाख रुपए तक 5%, 6 लाख से अधिक किंतु 9 लाख तक 10%, 9 लाख से अधिक किंतु 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से अधिक का 30% कर की दर है। ये नई कर व्यवस्था के तहत भी अब वेतन भोगियों को रुपये 50,000 तक की मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन अनुमन्य पेंशन भोगियों के लिए रुपये 15,000 तक ही उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर हायर सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39% तक कटौती होगी।
गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को एक और राहत देते हुए उनके लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी, नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख इस बजट में की गई है। स्टार्टअप को आयकर लाभ प्राप्त करने की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स से मिलने वाली आय को अब आय कर के दायरे में लाया गया है। अप्रत्यक्ष कर इन करों को उद्योगों के अनुकूल बनाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। इसके लिए वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया है। कुछ वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है, जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता शामिल हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वाइलों पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव। इन चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव। सोने के डोरे व बारों तथा प्लैटिनम के साथ साथ चांदी के डोरे, बारों व सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि इस बजट में की गई है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क नेशनल कैलामिटी कॉन्टीजेंसी ड्यूटी NCCD में लगभग 16% की वृद्धि नए बजट में की गई है। रेलवे, भारतीय रेलवे के लिए बजट में रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सीतारमण ने पिछले बजट में रेल उद्योग के लिए 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यह रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है, जो 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। भारतीय रेलवे कम से कम 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण करने, 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने और महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना को लागू करने की योजना बना रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा रेलवे राजधानी शताब्दी, दुरंतो, हमसफ़र और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के डिब्बों के नवीकरण की भी योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 35 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेनों के साथ आने की तैयार है। इसके अलावा साइड एंट्री वाले 4,500 नए डिज़ाइन वाले ऑटोमोबाइल कैरियर कोच, 5,000 LHB कोच और 58,000 वैगन के निर्माण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार की योजना अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की है। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं: हाई प्रोफाइल बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2200 करोड़ के परिव्यय से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा। पौष्टिक अनाजों को स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त तथा किसानों के लिए लाभदायक मानते हुए भारत को इनके उत्पादन के लिए वैश्विक हब बनाने की आकांक्षा। इन अनाजों को श्री अन्न नाम देते हुए इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बजट में घोषणा। श्री अन्न अनाजों में ज्वार, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटगी, कोदो, चीनी व सामा शामिल हैं। 2023-24 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य ₹20 लाख करोड़। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की अप्रयुक्त राशि से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। फंड का उपयोग टियर 2, टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत ₹10,000 करोड़ के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी। इसमें उद्योग जगत 4
से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही प्रारंभ करने की घोषणा। सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई गॉट कर्मयोगी का शुभारंभ। भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन लागू करने के लिए ₹1500 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ PM प्रणाम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा। चुने हुए 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। महिलाओं की बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू की जाएगी। 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की ब्याज दर ₹2 लाख तक की जमा की सुविधा इसमें होगी। सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों को GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। 2023-24 के लिए बजट में खर्च अनुमान ₹, करोड़ में मद और रुपए। ब्याज में 10,79,971, परिवहन में 5,17,034, रक्षा में 4,32,720, प्रमुख सब्सिडी 3,74,707, राज्यों को अंतरण 3,34,641, ग्रामीण विकास 2,38,204, पेंशन 2,34,359, कर प्रशासन 1,94,749, गृह 1,34,917, शिक्षा 1,12,899, ऊर्जा 94,915, IT एवं दूरसंचार 93,478, स्वास्थ्य 88,956, कृषि एवं संबंध कार्यकलाप 84,214, शहरी विकास 76,432, संघ राज्य क्षेत्र 61,118, PM किसान 60,000, सामाजिक कल्याण 55,080, वाणिज्य एवं उद्योग 48,169, वैज्ञानिक विभाग 32,225, विदेश मामले 18,050, वित्त 13,574, योजना एवं सांख्यिकी 6,268, पूर्वोत्तर का विकास 5,892, अन्य 1,20,524, कुल जोड़ 45,03,097। बजट 2023-24 में घोषित नई योजनाएं। मिस्टी योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित मिस्टी
समुद्री आवास और परियोजना के लिए मैंग्रोव, याद रखिएगा, समुद्री आवास और परियोजना के लिए मैंग्रोव योजना के तहत भारत के समुद्र तटीय और सॉल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, पहली बार विश्वकर्मा के लिए बजट में सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। इस नई योजना के तहत वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय व वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचेगा। कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएगा। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव है। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने उत्पन्न चुनौतियों का नवोन्मेषी समाधान उपलब्ध कराना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी लेकर आएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, भारत सरकार ₹2200 करोड़ के खर्च से उच्च मूल्य बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम को शुरू करेगी। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, भारत दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरा सबसे बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित है। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न उगाए जाते हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रभावी जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 1 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोगपरक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों
को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इन मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी अवसंरचना विकास निधि RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनतम के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की जाएगी। इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2, टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। सरकार इस योजना के लिए रुपये 10,000 करोड़ प्रतिवर्ष की धनराशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। PM प्रमाण पृथ्वी के पुनरुद्धार, उसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है, जिसके 2022-23 से बढ़कर 2.60 लाख करोड़ होने का संशोधित अनुमान है, जो पिछले वर्ष के रुपये 1.55 लाख करोड़ के आंकड़े से 67.7% अधिक है। इस योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बजट द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अमृत धरोहर आर्द्र भूमि जैव विविधता को धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 शुरू की जाएगी। यह योजना इंडस्ट्री 4 जैसे कोडिंग, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन देखो अपना देश एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों का चैनल मोड से चयन किया जाएगा। पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन देश में हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन व इसके सहायक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देकर निर्यात के अवसरों के सृजन के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों के सृजन और औद्योगिक एवं ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने आदि उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 4 जनवरी 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। मिशन के लिए प्रारंभिक व्यय रुपये 19,744 करोड़ स्वीकृत किया गया है, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,940 करोड़, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ और अन्य मिशन घटकों के लिए रुपये 388 करोड़ रुपए शामिल हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2030 तक इस मिशन का लक्ष्य है
देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का विकास। वर्ष 2030 तक रुपये 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश होने की संभावना। इसी अवधि तक 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होने की संभावना। कुल मिलाकर रुपये 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के आयात में कमी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 50 MMT मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की कमी। सरकार का मानना है कि इस मिशन से हरित हाइड्रोजन व उसके सहायक उत्पादों के निर्यात के अवसर उत्पन्न होंगे। उद्योग व ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन और हाइड्रोजन का प्रयोग करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।